अपना सवाल पहले कंप्लीट करिए फिर मैं जवाब दूंगी। राम झरोका से लेना है इनके सवाल का। राम झरोका को लेकर के 8 पट्टे कट गए। आप राम झरोका की जमीन के ऊपर आपकी भाजपा सत्ता से किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। और मैं भी एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, और उस समय वो भी एमएलए था जब मेरे बेटे पर वो लांछन लगाना। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका स्पष्टीकरण। अगर वो एक कागज ला के दे देगा ओटाराम जी ने ये साइन करके दिए और ये पट्टा ओटाराम जी के नाम का है, ओटाराम जी के बेटे का नाम का है, तो मेरे को बता दे। तो उनका आरोप था कि वो विक्रम जी को यहाँ से करने का प्रयास ओटाराम जी कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में आप सिरोही का राजनीतिक उत्तराधिकारी विक्रम जी को देखते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता। देखो, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, पाली जिले का। अभी वो कहाँ है? वो नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। नहीं कर सकता, बचाने की कोशिश कर रहा था, ये भी जाएगा। ये क्या हमारा कोई मासी का बेटा भाई थोड़ा लगता है? पार्टी के पूर्व पदाधिकारी तेजराज सोलंकी ने आप पर आपके परिवार पर प्रकार के आरोप लगाए। राम तेजराज सोलंकी ने जो भी बोला, मैं उसको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी प्रूफ है कि ओटाराम जी ने ये घोटाला किया है, तो उसका जवाब देने के लिए ओटाराम देवास नंबर 1। वो जिस तरह से बात बोल रहा है, जो भी कह रहा है, मैं आज भी जनता के सामने कहना चाहता हूँ, तेजराज सोलंकी मेरे पास आ जाए कि मेरा ओटाराम जी ये कागज आपके हाथ का है और इसमें आप दोषी हो, तो मैं दोषी होऊंगा तो उसको स्वीकार कर। और कमेटी बनाकर 2002 से लगाकर जितनी भी जांचें हैं, एक बार मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा कि आने वाले समय में किस किस टाइम में क्या क्या चीजें दी और किसने लीज पर दी, और उन्होंने हमारे एक विचार परिवार पर, जिस विचार परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उस पर वो उंगली उठा करके उनको बार बार टारगेट करने की कोशिश की, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। पहले से 30% था, और वो इसलिए था कि 30% जो था वो पक्के कामों के लिए, और हम नहीं चाहते कि लोग नाड़ियां बजा करके बैठ करके शाम तक घर पे आए, लोग हमारे बेरोजगार बने, लोगों को काम करने का करे। आज 40-60 का रेशा सरकार, राज्य सरकार वो काम पे देगी, पहले नहीं देती थी, कारण के 40% पैसे 30% देने पड़ते थे, इसलिए नाड़ियों के ऊपर डाल करके बैठा करते थे। अभी वो काम जाएंगे, स्कूल के वगैरह सारे काम हो गए जो काम मौके पर हो गए। पहले 30% अभी भी देगी सरकार। और आज दिन तक जिस घूंघट के बारे में वो बात करते थे, वो जाके एक बार बुरके के बारे में बात करें। जो बॉम्बे में जा करके राज्य के पुरोहित साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हम सब की तरफ से पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारे सिरोही जिले के थे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। मैं विशेष तौर से उनके परिवार को सांत्वना के रूप में आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी विजन है। उसका लक्ष्य है कि आज़ादी के 100वें वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब का लक्ष्य है। जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2026 में भारत सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार पहल है। जो पहले नरेगा चलता था, वो विकसित भारत जी राम जी के नाम से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमें इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में मदन सिंह जी थल साहब, महामंत्री जी, और आज का जो ये कार्यक्रम हमारा है कि आने वाले समय में हमारा उद्देश्य क्या है, जिसको लेकर के हम विकसित भारत योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम आपके बीच में हमारे जो उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवार को एक वैधानिक रोजगार की गारंटी और टिकाऊ रोजगार देना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को तैयार करना, उसका निर्माण करना, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, रोजगार के दिन इस योजना में पहले 100 दिन थे और गारंटी के तौर पर हमने 125 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो तय किया है, उसको लेकर के हम आने वाले समय में नरेगा में 100 दिन थे, हमने 125 दिन किए हैं। और नरेगा में
रोजगार के लिए भी हमने अलग से प्रावधान किए हैं ताकि नरेगा में 25% अधिक काम कैसे हो, उसके लिए भी हमने एक योजना बनाई है। उसके बाद में भी हमने एक उसमें बहुत ही बड़ा काम किया है कि आने वाले समय में कई बार एग्रीकल्चर की टाइम आती थी, खेती का टाइम आता था, उस समय बुवाई के टाइम में भी मजदूर नहीं मिलते थे और कटाई के टाइम में भी मजदूर नहीं मिलते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक विजन के साथ में कि अगर एग्रीकल्चर बुवाई का टाइम आएगा तो उस दिन रोजगार गारंटी में छुट्टी कर दी जाएगी और उसमें मजदूरी के तौर पर उनको एग्रीकल्चर में जो काम कर सके उसके लिए करेंगे। और कटाई का समय आएगा उस समय भी हमारी भावना रहेगी कि बुवाई के टाइम में और कटाई के टाइम में, ताकि आने वाले समय में रोजगार गारंटी में उनको छुट्टी मिले और उसमें किसानों को अच्छी तरह से मजदूर मिल सके। ये हमारी भावना है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए आगे भी हमने इसको 60 दिनों के लिए रोजगार को और रोकने के लिए, उनकी अनुमति के लिए हमने उसमें काम करने के लिए कहा है। वेतन का जो भुगतान था पहले 7 दिन से 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान हो, नरेगा के अंदर मजदूरी मिले, ये हमारी भावना रहेगी। और देरी से अगर भुगतान होता है, उसका वेतन अगर देरी होती है तो श्रमिकों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में उनको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। और बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी हमने ऐसा प्रावधान किया है कि 15 दिन के भीतर अगर काम न मिलने पर, अगर 15 दिन के अंदर भी काम नहीं मिले तो मैं समझता हूं कि उस पर राज्य सरकारों की बेरोजगारी जो भत्ता है उसके अनुसार भत्ता देना अनिवार्य किया है। फंडिंग का नया अनुमान किया है। आने वाले समय में हमारा एक फंडिंग का जो तरीका रहेगा वो अलग तरह से रहेगा। केंद्र और राज्य 60 और 40 का रेशियो रहेगा और उसको ध्यान में रखते हुए पहले 90.10 का था और उसके अंदर फिर हमने जो अमुक स्टेट थे उसमें 70.30 का था, उसको लेकर के हम चलते थे। और अभी जो विशेष राज्यों की जो फंडिंग है उसमें जैसे हिमाचल प्रदेश है, अमुक जो स्टेट है उसमें 90-10 का रखा गया है। इसी तरह से केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें भी विधानसभा वाला केंद्र जो शासित प्रदेश है उसमें 100% खर्च वहन करेगी सरकार करेगी। और बजट का प्रावधान भी किया है ताकि लेबर बजट की जगह केंद्र द्वारा राज्य को नॉमिनेटेड मतलब एलोकेशन जो होगा वो भी निर्धारित फंड किया जाएगा ताकि आने वाले समय में उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह से योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक खर्च जो है, जो सरकारी खर्च है, उसको 100 से बढ़ाकर 9% कर दिया है ताकि आने वाले समय में पहले हमारा जो बजट था उससे भी हमने सरकार ने बढ़ा करके काम किया है। प्रमुख योजना जो पहले जल सुरक्षा में पहले हमारी ये योजना उसमें नहीं थी, ग्रामीण बुनियादी ढांचा जो है, आजीविका संवर्धन, आपदा प्रबंधन, ये भी इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि आने वाले समय में इसमें भी जितना भी होगा उसमें रोजगार गारंटी के तरफ उसमें काम किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत को कैसे बनाया जाए, पंचायतों के अंदर भी ऐसा विजन होगा कि आने वाले समय में हम पंचायत को किस तरह ढांचे के साथ में मजबूती के साथ में उसको आगे बढ़ा सके, ये भी हमने किया है। और विकसित भारत को नेशनल ग्रामीण स्टैक के साथ एकीकृत किया जाएगा, मतलब जो काम होगा उसको किस तरह से अपना आगे बढ़ा सके, पक्के वर्क कैसे किए जाए, इसके लिए भी काम करेंगे। डिजिटल तकनीकी होगी, बायोमेट्रिक की निगरानी के जीपीएस व आईएएम के थ्रू इसका उपयोग किया जाएगा। विशेष तौर से जो जॉब कार्ड एकल महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों, उसके लिए भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अलग से इसकी प्रावधान किया गया है ताकि आने वाले समय में इसकी व्यवस्था की जाए। साप्ताहिक प्रकटीकरण वीकली, आने वाले समय में हर पंचायत को हर हफ्ते में अपने काम की स्थिति, भुगतान और शिकायतों का सार्वजनिक खुलासा करना पड़ेगा कि हमने ये काम किया है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल ऑडिट, योजना की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए हर 6 महीने में सोशल ऑडिट होगी, ये अनिवार्य कर दिया है ताकि आने वाले समय में इसका भुगतान किया जा सके। विजन 2047 योजना भारत की जो विकसित भारत की योजना है 2047,
तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। इसको आगे रखते हुए मैं विशेष तौर से इसमें बहुत बड़ा जो काम हुआ है वो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ है। विशेष तौर से जो एग्रीकल्चर का काम था उसमें लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे थे, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने सोचकर इसके लिए योजना बनाई है। तहे दिल से मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। और आप सबके बीच में मैं विशेष तौर से MP साहब से भी कहता हूँ, MP साहब की तरफ से और मेरे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से भी, ताकि आने वाले समय में आपके कोई भी पॉइंट हो तो वो सामने रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता। सर, अपने नरेगा जो कानून था, एक्ट था, एक अधिकार था मजदूर को रोजगार देने का, आपने वो एक्ट खत्म करके एक योजना लाई है जिसको जी राम जी के नाम से आपने लॉन्च किया है। जब ये योजना है, रोजगार गारंटी का कानून है ही नहीं, आप खत्म करने जा रहे हैं, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? 125? मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज दिन तक जो भी रोजगार की गारंटी दी है, पहले भी महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चलती थी उसको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना जो लागू की है, आने वाले समय में लोगों को मजदूरी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सरकार की मंशा है। सर, एक्ट ही खत्म कर दिया आपने। ये भी एक एक्ट है, इसका नाम है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। ये बिल्कुल एक एक्ट ही है और उसी एक्ट के अंदर कुछ जो उसकी कमियां थी उनको सही तरीके से जनता के हित में और गरीब जनता के, विशेषकर मजदूरों के हित में करते हुए इस एक्ट को नया रूप दिया गया है। ये भी एक्ट है। आप जो कह रहे हो, एक्ट खत्म नहीं किया, एक्ट के अंदर संशोधन किया, और संशोधन अभी नहीं, संशोधन पूर्व से भी होते आए। तो नाम बदल योजना, अब इस पर नाम बदल योजना क्या? नहीं, नाम बदल योजना नहीं, नाम बदलने के लिए पहले से भी नाम बदले गए हैं। सबसे ज्यादा जो ये गांधी परिवार के नाम थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे पहले थे, उन्हीं को मैं उसको एक मिनट दे रहा हूँ, उसी को तहत में करते हुए उन्होंने बदले हैं नाम। उन्होंने पहले जो काल राज चलता था उसका उनके जो प्रधानमंत्री का जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया था। अभी हमने नाम बदला नहीं, नाम बदले, नाम के साथ साथ में हमने जो किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उस समय जो मजदूरी नहीं मिलती थी उसको 60 दिन के कम करने का जो काम किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने नाम, उसके लिए आपको ध्यान है कि इससे देश के अंदर जो पहले लूटा जा रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लूटा नहीं जाएगा। ये इनको इसलिए दर्द हो रहा है, गांवों में जो मीटिंगें हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उनके फर्जी लोग वहां जाकर बैठे थे। और आपको भी ध्यान है कि उसी तालाबों के अंदर बार बार तालाबों को खोद करके तालाबों में बैठाए जा रहे थे, एक काम नहीं हो रहा था, देश को लूटा जा रहा था। इसी कारण से अभी जो काम होंगे वो 40% राजस्थान सरकार के इसलिए शामिल किए गए कि जो स्कूल बनेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, रोड बनेंगे, जो काम होंगे वो पक्के होंगे। इसी को सुधार को करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्ट को लाया है और इसके लिए उनके किया है। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार कम होगा, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य के अंदर भी 7 साल हो गए। अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, 2024 का डेटा बता रहा है 176 करोड़ रुपए का घोटाला नरेगा में हुआ है। आप कह रहे हो 100 दिन का नियोजन देने की, आप 100 दिन का नियोजन 2004-25 के अंदर 7.1% दे पाए पूरे देश के अंदर, तो 125 दिन का रोजगार आप दे पाओगे? सरकारें आपकी हैं सब जगह। जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो तय किया है बिल्कुल 125 रोजगार देंगे। और आप दूसरी रोजगार के लिए बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार के लिए, इस नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार के आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले आकर के हमारे मोदी ने ऑनलाइन के दिया, जहां जो लेबर है उसको रोकने के लिए पहली सबसे कोशिश की कि जो लेबर जा रहे हैं मौके पे ऑनलाइन करके उसके अंगूठा देवे, जांच करके फिर जाए, ऐसे ऐसे नियम ला करके उसके भ्रष्टाचार को रोकने का उन्होंने काम किया है। सर, आप पहले इसमें गारंटी देते थे, नरेगा गारंटी स्कीम थी, एक्ट थी, जो भी पहले ये सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, हाँ बोलो फिर। आप अभी सिर्फ वादा कर रहे हो। आपकी सरकार ने जो एक्ट का प्रावधान दिया है उसकी धारा 4 के अंदर, धारा 6 के अंदर वो कहीं पे भी अपनी गारंटी नहीं देती है कि हाँ भाई हम देंगे ही देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये दावा मांग आधारित नहीं है। आपके पास अगर काम होगा तो काम मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या आप सीमित नहीं कर रहे हैं गांव के रोजगार को?
या तो शायद आपने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा और पढ़ा है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि इन्हें कि अगर 15 दिन में, पहले तो नहीं थे, अगर 15 दिन में रोजगार नहीं दिया, अगर किसी ने रोजगार मांगने पर 15 दिन में रोजगार नहीं दिया गया तो उसको पत्ता दिया जाएगा। ये एक्ट में किया है। मांग पे नहीं, आप गलत पकड़ रहे हो, मांग पे नहीं है। मांग हाँ, अगर सही जाती इसमें हो। नरेगा जब चालू हुई उस समय से लगाकर आज तक 2005 तक, उस समय माननीय, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरे से बात करिए आप, हाँ, मैं बिल्कुल। जिस समय किया उस समय भी यही था कि फॉर्म नंबर सब भर के उसको ऑलरेडी पंचायत या रोजगार मांगेगा तब रोजगार दिया जाएगा। जिस समय नरेगा लागू हुई उससे आज तक ये जो मांगने का था, आप शायद याद है, आपको ध्यान नहीं है। बाकी मैं कहना चाहता हूँ रोजगार के लिए उस समय भी मांगना चाह रहा था और आज भी मांगना पड़ेगा। मांगना पड़ेगा। आप कह रहे हैं इसमें ये ढांचागत, अगर आप स्थित फिक्स 95 थाउजेंड करोड़ का बजट आप देंगे, पड़ी 95,000 करोड़ का बजट सरकार ने, केंद्र ने फिक्स कर दिया है। ओके, अगर दोनों चीजें हैं, काम गांव तय करेगा। अगर आपके जो 4 क्राइटेरिया आपने सेट किए हैं, उन 4 क्राइटेरिया में काम नहीं होता है तो आप काम मांग नहीं सकते। अगर वो क्राइटेरिया गांव में नहीं है, जैसे मान लीजिए ढांचागत विकास है, जल प्रबंधन है, वो 4 आपने फिक्स कर दिए हैं, उसके बाद आप काम नहीं मांग सकते। लेकिन नरेगा में ये कर सकते थे, तो अब क्या आप जो कह रहे हो, मेरे हिसाब से मैं क्लियर आपको कह रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर क्लियर बात बताइए कि 15 दिन में रोजगार देने की गारंटी है और 15 दिन में रोजगार देना है। अगर एक नियम में नहीं है तो दूसरा नियम, एक काम में लागू नहीं है तो दूसरा लागू होगा, वो क्लियर होंगे। बाकी ये बात भी आप जो कह रहे हो उसकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसका क्लियर लिखा हुआ साफ साफ बातों से खोल गया। और आप कह रहे हो एक्ट नहीं, एक्ट है, एक्ट में प्रावधान किया है, और प्रावधान हर समय आज नहीं पहले से होते आए हैं। और नाम बदलने की मैं कह रहा हूँ कितने नाम बदलाए, इन्होंने नाम बदलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, पहले से किया है और आज तक दिक्कतें आई है। और हमने कोई नाम कुछ के लिए काम के लिए किया है। अन्नपूर्णा का नाम था, अन्नपूर्णा, उसका इंदिरा गांधी किसने किया? आज वो गांवों में घूम रहे और घूम करके कह रहे हैं कि ये हमारा तुम्हारा ये हो जाएगा, ये झूठ का पुलिंदा है, ये लोगों को ध्यान चलने वाला नहीं है। इस देश को जो नाड़ियां खोदी होती है तो पताल फूट जाता। तो ऐसे लोग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। उसको देश को 1947 में देश को आगे बढ़ाना है और आगे भारत को विश्व बनाना है। इसी कारण से वो ऐसे गलतियां, इसमें सारे काम स्कूलों के वगैरह सारे पक्के काम हो गए। वो बैठने वाला उसको दर्द इसलिए हो रहा है कि उनको लोगों को पूरे दिन बैठ करके उसका समय निकाल करके जाना था। इसलिए अब हकीकत मौके पे होगा, हकीकत काम होगा। सर, आपने 60-40 का रेशियो रखा है भुगतान का। राज्य सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, 40% कहाँ से देगी राज्य सरकार? किस प्रकार से व्यवस्था होगी उस 40% की? पहले से 30% था और वो इसलिए था कि 30% जो था वो पक्के कामों के लिए। और हम नहीं चाहते कि लोग नाड़ियां बजा करके बैठ करके शाम तक घर पे आए, लोग हमारे बेरोजगार बने, लोगों को काम करने का करे। आज 40-60 का रेशा सरकार, राज्य सरकार वो काम पे देगी, पहले नहीं देती थी। कारण के 40% पैसे 30% देने पड़ते थे, इसलिए नाड़ियों के ऊपर डाल करके बैठा करते थे। अभी वो काम जाएंगे, स्कूल के वगैरह सारे काम हो गए जो काम मौके पर हो गए। पहले 30% अभी भी देगी सरकार। राज्य सरकार के पास तो पैसा नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के पास क्यों पैसे नहीं होगा? राज्य सरकार के पास पैसे है, सभी के पास है। और उसके अंदर बजट जो पहले बजट था उससे भी ज्यादा भारत सरकार ने राज्य सरकार को बजट जो हिस्से का पैसे वो और मोदी जी ने बढ़ा कर दिया। ठीक सर, थैंक यू। आपसे निवेदन है कि सही बात बताए। ये गाँवों में घूम रहे हैं घोगड़ा लेकर के, इनको कहो कि भाई सच्चाई बताओ, देश को बर्बाद कर दिया है। आप भी क्या, आपने जो बोला है ना वही तो चलाएंगे, हम क्या चलाएंगे? आपने बोला तो भैया हमने जो पढ़ा है, आपकी जो है अंतर चाहिए हमको, जवाब चाहिए भाई। अगर बोल रहा है वो बोल रहा है, एक जवाब देने के लिए मैं तैयार, कोई भी जवाब। अगर आप गलत हो गए तो ये आपकी बात है, कल हम फिर डिस्कशन करेंगे, कल हम फिर डिसेक्शन करेंगे, आप गलत हो गए तो फिर देंगे। सही है ना, खत्म हो गया। अब सवाल पूछना पत्रकार का हक है वैसे। आपको उसका जवाब देना, हाइपर होकर देने की जरूरत नहीं। आप मतलब ये आज आप हाइपर हो गए सर। हाइपर मतलब हाइपर नहीं, आपने दबाने की, इनको दबाने की कोशिश की, बाकी कुछ नहीं है। जोर से बोल, नहीं बोल लो। अरे यार वो तो बोल रहा हमारे ये है, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाइपर होने की जरूरत नहीं। अरे यार बोल, अरे भैया ऐसा कोई हाइपर वो तो क्या आज जवाब नहीं है, कल आप डिसेक्शन कर दूंगा। एक सवाल मैडम आपसे है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस को राम नाम से चिढ़ है, तो राम नाम पे चर्चा हो जाएगी। तो बीजेपी ने अभी फिलहाल राम का प्रेम उसी में दिखाया है।
नहीं, आप अपना सवाल पहले कंप्लीट करिए फिर मुझे बात करते हैं। राम झरोका से लेना देना है इनके सवाल का। राम झरोका को लेकर के 8 पट्टे कट गए। आप राम झरोका की जमीन के ऊपर आपकी भाजपा की तरफ से किसी ने कोई आप वक्तव्य बिना नहीं दिया। कांग्रेस को आप- राम नाम आप- से चाहते थे। इसके ऊपर आप- सुनिए, सुनिए। पहले मंत्री जी हाँ, मंत्री जी को मैं तैयार हूँ। हाँ। राम झरोका की बात आ रही है। राम झरोका 2002 से लगा करके 2021, 2023 आप पूरा रिकॉर्ड देख लो। आज दिन तक पट्टे किसने दिए, उसकी लीज किसने दी और किसने उसका भ्रष्टाचार किया, ये मेरे पास पूरा पुलिंदा मैं लेके आया हूँ। मुझे पता है कि आप पूछोगे भी, ये पूरा पुलिंदा लेके आया, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह का नाम लेकर किसी को बदनाम करना, नाम लेकर किसी के ऊपर लांछन लगाना, ओटाराम जी ने पट्टे बेच दिए, ओटाराम जी ने वो कर दिया। एक पट्टे पर अगर मेरा कहीं बात आ जाएगा या किसी कमिश्नर या किसी को कह दिया वो ओटाराम देवासी सांडे सर जी की कसम खा के कहता है आज दिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, आज दिन तक जितने भी पट्टे 2002 में किसको लीज पर दी, 2021 में अरियत वाला को दी, और आज दिन तक जितने भी पट्टे दिए 90 साल की लीज देने वाला कौन था, उस समय कौन एमएलए था और किस तरह की बातें वो कर रहा है। मैं उनके खुद के गिरिबान में झांक करके देखना चाहिए कि आज दिन तक ये पुलिंदा मेरे पास है। कौन सी जमीन कौन से समय में दी, कौन सी जगह लीज पे दी, कौन सी डेट को दी, वो भी मेरे पास सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह का भ्रम फैलाना, लोगों को कहना कि राम झरोका के पट्टे ओटाराम जी ने बेच दिए, 1 करोड़ रुपए ओटाराम जी ने बेच दिए मुंडारा। अरे भाई मुझे कहाँ जरूरत है करोड़ रुपए की। मैं जिस आस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने आज दिन तक धर्म के प्रति कभी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की। परंतु इस तरह के लांछन लगाकर लोगों को कई तरह की, जैसे कल वो केसरपुरा में बोल रहा था कि जिस तरह की भाषा बोल करके, आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, और मैं भी एमएलए हूँ, मंत्री हूँ, और उस समय वो भी एमएलए था जब मेरे बेटे पर वो लांछन लगाना। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसका स्पष्टीकरण। अगर वो एक कागज ला के दे देगा ओटाराम जी ने ये साइन करके दिए और ये पट्टा ओटाराम जी के नाम का है, ओटाराम जी के बेटे का नाम का है, तो मेरे को बता दे। उसके बाद और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने खुद ने, उसके बेटे ने जो सीवी टैक्स चलता था उसका तो खुद को तो पता नहीं, और मेरे बेटे का नाम लेकर के वो इस तरह का लांछन लगा रहा है। मैं आप सबके सामने मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जो स्पष्टीकरण दिया था, महामंत्रियों ने दिया था, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने दिया था, जिलाध्यक्ष ने दिया था, जो भी जिसने भी स्पष्टीकरण दिया, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर आप चाहे तो एक एक कॉपी मैं आप सबको दे सकता हूँ। ये मेरा क्योंकि जिस तरह का पहले लीज पे कौन देने वाले थे, उस समय कौन एमएलए थे और किस परिवार को फायदा करने के लिए उन्होंने किया, और आज दिन तक जिस घूंघट के बारे में वो बात करते थे वो जाके एक बार बुरके के बारे में बात करें। ऐसे ऐसे कई पॉइंट उनके भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जिस तरह की बातें वो कर रहा है और किसी के ऊपर लांछन और उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। कि आज जिस तरह से उन्होंने किस तरह के वातावरण बनाकर लोगों के बीच में ये भाई विकसित भारत योजना को, जी राम जी वाले की योजना को लेकर के, जबकि उनका दर्द दूसरा है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाने के कारण ये उनको दर्द है, परंतु ये जी राम जी के नाम से किसी को दर्द है। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में हमारा राम सेतु का जो काम हुआ, उसमें राम और एम, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो योजना थी उसको लेकर के राम सेतु का नाम लिया। अब जी राम जी वाला चल रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, कोई ओटाराम देवासी ने नहीं किया। सर, अभी आपके सामने जांच रिपोर्ट आ गई थी, आपके कहने पे जांच हुई थी राम झरोका की। जांच के अंदर जबरदस्त लतूना थे, वो कोर्ट गए, स्टे तो नहीं मिला, लेकिन उसमें आपको एक लाइफ लाइन मिल गई है। तो आप क्या नए सिरे से इसकी जांच में जो पुरानी कमियां रह गई है राम झरोका के मामले के अंदर, क्या उनको दूर करवाएंगे, उसके बाद इन पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई होंगी? आप सबके सामने मैंने जिस दिन जिले की बैठक ली, ये मीडिया वाला मेरे पीछे भी आए, मैंने उस दिन कहना उचित नहीं समझा था, और मैंने उसी दिन कमेटी बना दी, और कमेटी बनाकर 2002 से लगाकर जितनी भी जांचें हैं, एक बार मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा
कि आने वाले समय में किस किस टाइम में क्या क्या चीजें दी और किसने लीज पर दी, और उन्होंने हमारे एक विचार परिवार पर, जिस विचार परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें वो उंगली उठा करके उनको बार बार टारगेट करने की कोशिश की। तो मैं उसकी निंदा करता हूँ कि अगर विचार पहले 99 साल की लीज देने वाले कौन थे? अब वो लीज निरस्त हो गई, कौन सी? कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, जो आपने 99 साल की पुरानी लीज की बात कर रहे हैं। तो क्या इस लीज अरियंत वालों की कर दी? हाँ, कर दी। तो अब क्या ये जो आपने 99 साल आपके विचार परिवार वाली बात कर रहे हैं, उसकी जो निरस्त करने की बात थी, वो आपके लेटर में नहीं थी? मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूँ, मेरे पास में ये पूरा कागज इसलिए है कि आने वाले समय में 2002 से लगाकर 2021 और 2023 में जो भी दोषी और जिनके टाइम में ये लीजे हुई है, उसकी जांच कर जनता के बीच में रखनी पड़ेगी और जनता के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये इसमें घोटाला ओटाराम देवासी ने किया है या पूर्व विधायक ने किया। वो ठीक, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन अभी ये कह रहा हूँ कि 99 साल की लीज को निरस्त करवाने के लिए आप लेटर को फॉरवर्ड करेंगे या पुरानी वाली 8 पट्टों की जांचें चलती रहेंगी? मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मुझे जो उसमें जो नैकुले मिलेंगे, जो पॉइंट मिलेंगे, या जो 99 साल की जो लीज थी वो, या राम जरोका वाले पट्टे हैं वो, या जो मेरे विचार परिवार वाली अगर वो लीज है, तो वो जो भी मेरे सामने एक बार आएगी उसका स्पष्टीकरण मैं आपके सामने रखूंगा कि आने वाले समय इसकी जांच कर जनता के बीच में ये रखना पड़ेगा कि इसमें दोषी जो भी है उसको दंडित किया जाए। और मैंने कमेटी उसी लिए बनाई है। आपकी जो कमेटी अभी बनाई गई है और पुरानी कमेटी में जो मेंबर्स थे, एक तरह से वही बात है कि मेरा कातिल ही मेरी मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला क्या देगा वाली स्थिति थी। तो अभी जांच कमेटी में उन लोगों से अलग बनाई है या उन्हीं को वापस आपने सौंप दिया? मैंने कलेक्टर, एडीएम और नगर पालिका ईओ और एसडीएम चारों की कमेटी। नगर पालिका ये तो खुद उसमें साइन करके दे रहा है, तो फिर उसको उस जांच में रखने का क्या उचित है? कौन सा नगर पालिका ईओ? नगर पालिका का तो ये साइन करने वाला तो है ही नहीं। वो उसी ने तो पट्टे जारी किए, नगर पालिका ईओ किसने? नगर पालिका ईओ ने जारी किए। तो नगर अभी वो ईओ कहाँ है? वो नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। नहीं कर सकता, बचाने की कोशिश कर रहा था, ये भी जाएगा। ये क्या हमारा कोई मासी का बेटा भाई थोड़ा लगता है? सर, मासी के बेटे के भाई की बात की है तो आपकी पार्टी के पूर्व पदाधिकारी तेजराज सोलंकी ने आप पर और आपके परिवार पर जिस प्रकार के आरोप लगाए राम जरग को लेकर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? तेजराज सोलंकी ने जो भी बोला है, मैं उसको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी प्रूफ है कि ओटाराम जी ने ये घोटाला किया है, तो उसका जवाब देने के लिए ओटाराम देवासी तैयार है। नंबर 1 बात, वो जिस तरह से बात बोल रहा है, जो भी कह रहा है, मैं आज भी जनता के सामने कहना चाहता हूँ, तेजराज सोलंकी मेरे पास आ जाए कि मेरा ओटाराम जी ये कागज आपके हाथ का है और इसमें आप दोषी हो, तो मैं दोषी होऊंगा तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार। तो सर, तेजराज सोलंकी पर ही बात करें, उनके ऊपर सेम आरोप जो उन्होंने लगाया वही सहीम लोढ़ा जी ने लगाया। आपने या आपके समर्थकों ने एक पे एफआईआर करवा दी, दूसरे को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तेजराज सोलंकी पे किसने एफआईआर की? एफआईआर हुई है वो शायद? ओटाराम देवासी ने तो की नहीं। नहीं, मैं समर्थकों को कह रहा हूँ। नहीं, अगर मेरे कोई भी समाज के हैं, कोई भी भाई है, अगर मैं किसी समर्थक कह रहा हूँ, समाज में सर एक सवाल एक और है, मतलब आपके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ। तेजराज सोलंकी ने आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिर्फ पद से रिमूव किया है। बाकी वो भाजपा का आज भी सदस्य है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया उसके लिए? पार्टी से निष्कासित करने की मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि तेजराम सोलंकी को अगर तकलीफ है या मेरे से कोई प्रॉब्लम है या मेरे जो कोई कागज उसके पास में है, तो आकर के मेरे सामने बैठ जाए। अगर मैं उसमें दोषी हूँ तो सही बात हो मंत्री जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी। हाँ, और आपका मतलब कि भाजपा जो है, आपका विचार परिवार है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति जो भाजपा का जो है वो आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है जो उससे पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं? नहीं आज दिन देखो, मैं आपने केवल आपको पद मुक्त करके मेहरबानी कर दी, पार्टी से नहीं निकाला। आप कह रहे हो कि हमारे विचार पार्टी भी मतलब आपके साथ में नहीं, इतने बड़े गंभीर एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टी का जो एक्शन था पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है और जिस तरह का उन्होंने किया है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता कि पार्टी ने क्या डिसीजन लिया है, उसकी जो भी वीडियो आए हैं उसके अनुसार। और आने वाले समय में मैं उसको भी कह रहा हूँ, वो भले मेरा दुश्मन है या कुछ भी है, जो भी बोल रहा है या वो किसकी दूसरे की भाषा बोल रहा है, परंतु मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो मेरे साथ में बैठ करके अगर कह दे कि ओटाराम जी ये आपकी गलती और 9 पट्टे आपने ये जारी किए,
तो मैं उसमें दोषी हूँगा, तो मैं आपके सामने हूँ, मैं ऐसे कोई कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो 20 साल से सिरोही में हूँ। अगर मैं घोटाला करता तो 20 साल में ही कर देता। मैंने तो आज दिन तक कोई 20 साल में ऐसा कोई घोटाला किया नहीं। तो उनका आरोप था कि वो विक्रम जी को यहाँ से करने का प्रयास उत्तराखंड जी कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में आप सिरोही का राजनीतिक उत्तराधिकारी विक्रम जी को देखते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता। देखो, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, पाली जिले का, और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ भेजा है, सिरोही में। आने वाला भविष्य बताएगा कि सिरोही का कौन होगा। मैं ये नहीं कह सकता, कि मैं तय नहीं कर सकता, ये हमारा संगठन तय करता है कि ओटाराम देवासी लड़ेगा या विक्रम लड़ेगा या रक्षा जी लड़ेंगे। कोई जो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर आएगा वो लड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि ओटाराम देवासी लड़ेगा। ओटाराम देवासी आज 4 चुनाव लड़ चुका है, और वो तय हमारा संगठन तय करता है, हम अकेले तय नहीं कर सकते। जी, राम झुरगा के विषय में आपने जो भी बताया वो एकदम सही है। 8 पट्टे में आपका इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन राम झुरगा सिरोही के व्यक्तियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और इसमें पट्टे पहले अगर 2002 में बने, बोर्ड भाजपा का हाईजैक बोर्ड था और उसने बदनीति से बनाया। अभी जो पट्टे बने उसके अलावा भी राम झुरगा की बहुत सारी संपत्ति है। ज्ञान सागर है, हित सागर है, इससे जुड़ी गौशाला है, चंपावती बावड़ी पे पूरी मीनार खड़ी हुई है। तो ये देव संपत्ति, जैसे अयोध्या के लिए हमने कार्य किया था, सिरोही के लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। महंत सीताराम दास ने जो भी ये जमीन बेची है वो नियमों के विपरीत बेची है और पवेला आपके नाम पे कर दिया। तेजाराम जो कोई भी हो, भाजपा का महान कार्यकर्ता, जयपुर से आता है या दिल्ली से आता है, उसने जितने भी बकवासबाजी की है उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और राम झुरगा की इस संपत्ति को बचाने में अगर आपका अगर योगदान मिल जाए और ये भी अयोध्या जैसा राम मंदिर बन जाए, ऐसी कोई आप कार्रवाई करेंगे? हर जिले को 5 करोड़ रुपया देती है राजस्थान सरकार, न सानेश्वर जी में लगा न मार्कुंडेश्वर जी में लगा। तो इस प्रकार क्या इस रिसीवर बिठा करके इसका आप समाधान करवा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो कमेटी हमने अभी बनाई है, जिला कलेक्टर है, एडीएम है, और उसमें एसडीएम है, और अपने नगर पालिका ईओ है, उन्होंने कार्रवाई कर दी। वो कार्रवाई की, वो तो पट्टे निरस्तीकरण के लिए किए, परंतु आने वाले समय में 2002 से लगा 2021 में कौन सी लीजें जारी हुई, उसके भी तो इस कमेटी के सामने रखना पड़ेगा ना। राजगुरु स्थान उसकी निजी प्रॉपर्टी है, वो उसने लीज पे दी है, लीज समाप्त हुई है। यहीं के हिंदू धर्म के लोगों के कारण वो आगे बढ़ी है। न किसी रोहिंग्या ने ये काम करवाया, न किसी घुसपैठिया ने करवाया, और अभी भी ये हिंदू समाज को चोट दे रहा है। मैं समझता हूँ कि उसमें अगर कोई भी घोटाला हुआ है या कोई भी नुकसान जो राम झुरगा का हुआ है, उसमें जितने भी पट्टे, मैं समझता हूँ कि जिसने भी पट्टे पर साइन किए उसको भी आने वाले समय डीएलबी की तरफ से उसको नोटिस मिले। और नोटिस ये पूरा मंदिर भले आप ले ले और सनातन धर्म की कीर्ति बढ़ जाए, लेकिन जो भी महंत सीताराम दास इस मंदिरों को बेच के कर रहा है, आप इसको सरकार से रिसीव करा के अपने प्रबंधन में ये लेके जनता इसका भव्य निर्माण करे, वो कार्य करवाए। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो रिपोर्ट आपके सामने, आप मीडिया के सामने आकर के बैठ के स्पष्ट करेंगे कि भाई अब इसकी ये फाइनल रिपोर्ट है। पट्टे खारिज होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। पट्टे भी खारिज होंगे, पट्टे निरस्त भी किए गए हैं, और कोर्ट से जो मिला है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसको जो भी निर्णय होगा उसमें न्याय जनता को मिले, ये मेरी भावना है। नाश्ता भी है ना? कहाँ पे किया? हाँ।